मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 6th क्लास। आज हम चैप्टर 11 पढ़ेंगे, दादा की कहानी, दादा की ज़बानी। मतलब दादा की कहानी है जो हम दादा के मुंह से ही सुनेंगे। तो इसमें ये किसने लिखी है? ये लिखी है डॉक्टर शशि प्रभा श्रीवास्तव ने। किसने लिखा है? ये डॉक्टर शशि प्रभा श्रीवास्तव जी ने लिखा है। ठीक है। इनके जो पात्र हैं इस कहानी के कौन कौन हैं? एक तो दादाजी हैं जिनकी उम्र 65 वर्ष से ऊपर है। फिर रमेश है जो 12 वर्ष के हैं। रीमा उम्र 10 वर्ष, स्त्री। बच्चों की माँ की उम्र 38 वर्ष। महंत जी उम्र 60 वर्ष। रामू उम्र 22 वर्ष। दादी रामू की माँ की उम्र 50 वर्ष। ठीक है। चलिए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रीमा, तो सबसे पहले रीमा कहती हैं दादाजी कहानी सुनाइए। तो दादाजी कहते हैं क्यों स्कूल का काम नहीं करना? तो रमेश कहता है परीक्षा खत्म, आज हम आपसे कहानी सुनेंगे। ठीक है। फिर दादाजी कहते हैं बिल्कुल ठीक, एक थी मैना और एक था राजकुमार। तो रमेश बीच में ही बोलता है ना ना, हमें ये कहानी नहीं सुननी, राजा रानी की कहानी अच्छी नहीं लगती, एक अच्छी सच्ची सी कहानी सुनाइए। मतलब एक अच्छी सी और सच्ची कहानी सुनाइए ना। तो दादाजी कहते हैं अच्छा, आज मैं आप लोगों को कहानी सुनाता हूँ जो सच्ची तो है ही, साथ ही अच्छे आदमी की भी है, बुरे की भी है, एक बच्चे, जवान और बूढ़े की भी है, सबकी है। रमेश बस सुना ही डालिए। दादाजी बहुत दिनों की बात है, दूर गंगा के किनारे एक गांव था। गांव में एक सुखी परिवार था। परिवार में एक छोटा सा प्यारा सा लड़का था। वह कहानी उसी लड़के की है। किसकी है? उसी लड़के की है, उस छोटे से लड़के की ही। लड़के का नाम क्या था? रीमा कहती है कि लड़के का नाम क्या था? तो दादाजी कहते हैं मान लो रामू था। वह बड़ों का कहना भी मानता और शैतानियाँ भी करता, पढ़ता भी था और कोयलों को चिढ़ाना भी उसे अच्छा लगता था। तो रीमा कहती है कूकू कूकू। रमेश चुप कर कहानी सुनने दें। हाँ फिर? दादाजी कहते हैं हाँ, तब गाँवों में यह टीवी सिनेमा तो क्या रेडियो भी नहीं हुआ करते थे, इसलिए गांव के लोग नाटक मंडलियों के इंतज़ार में ही रहा करते थे। फिर रामलीला मंडलियों का तो कहना ही क्या, बस दशहरे के 10-15 दिन पहले मंडलियां गांव में डेरा डाल देती थी और गांव वाले उनकी ऐसी आवभगत करते थे कि पूछो ही मत। मतलब पहले जब टीवी वगैरह, सिनेमा वगैरह या रेडियो वगैरह कुछ भी नहीं था, तब क्या होता था, नाटक मंडलियाँ, मतलब जो नाटक करने वाले जो सदस्य होते थे उनकी एक मंडली होती थी, उनका एक ग्रुप होता था। तो वो हर गाँव में जाकर इस तरह से छोटे छोटे से नाटक किया करते थे। जिस तरह से अभी आप कहानियाँ वगैरह सुन रहे हो, तो ये एक नाटक के रूप में वो प्रदर्शित करते थे। ठीक है ना। तो इस तरह से पहले नाटक वगैरह हुआ करते थे। तो उन नाटकों को देखने के लिए गांव के लोग इंतज़ार करते रहते थे और जैसे ही वो आते थे तो उनके आवभगत, मतलब उनका आदर सत्कार करते थे, उनका खाना पीना हर तरह से उनका आदर करते थे, उनका सत्कार करते थे। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ी सी चुप्पी के बाद फिर रीमा कहती है फिर? तो दादाजी कहते हैं दशहरे के कुछ ही दिन बाकी थे, हल्की सी ठंड पड़ने लगी थी। सूर्य देवता अपनी यात्रा पूरी कर रहे थे। मतलब सूर्य देवता जो होते हैं, सुबह उदय होना, फिर शाम को अस्त होना, है ना। तो ये सूर्य देवता अपनी यात्रा पूरी कर रहे थे। मवेशी अपने घरों को लौट रहे थे। अभी दिया बाती जला नहीं था कि गांव में रामलीला मंडली आ पहुंची। मतलब रामलीला मंडली मतलब राम की जो कथा है, रामायण वगैरह, उसकी लीला, उसका नाटक किया जाता था। तो वो रामलीला मंडली आ पहुंची। बच्चे बेमतलब उछल कूद करने लगे और गांव वाले मंडली के रहने बसने के प्रबंध में लग गए। मतलब उनके आवभगत में लग गए, उनके रहने का, उनका खाने पीने का सारा प्रबंध करने लगे। फिर रीमा कहती है कौन सा गाँव? वही रामू के गाँव में। तो रमेश कहता है चुप रीमा, बीच में मत बोल, है ना। आगे देखिए।
दादाजी कहते हैं हाँ बेटी, रामू के गांव में ही मंडली उतरी, सभी खुश थे। लेकिन रमेश, लेकिन क्या? तो दादाजी कहते हैं वही तो बता रहा हूँ। दूसरे दिन सवेरे राम का पाठ करने वाला लड़का पेड़ पर चढ़ा और नीचे गिरकर टांग तोड़ ली। जो राम बनने वाला था वो उसने क्या किया, वो पेड़ पर चढ़ा और चढ़कर उसने चढ़ा तो वो नीचे गिर गया, तो उसकी टांग टूट गई, टांग तोड़ ली उसने। तो रीमा बोली बाप रे। फिर दादाजी बोले गांव में उदासी छा गई, राम के बिना तो नाटक जमता ही नहीं, और टूटी टांग वाला लड़का भला राम क्या बनता। रीमा, उसे रावण से लड़ना भी तो था दादाजी। यही तो मंडली के मालिक महंत जी बड़ी चिंता में पड़ गए। फिर सोचा क्यों ना गांव के ही किसी लड़के को चुन लूँ। गांव में घूम घूम कर देख सुनकर उन्होंने राम के लिए रामू को चुन लिया। लड़का बुद्धिमान तो था ही, राम का पाठ उसने इतने सुंदर ढंग से किया कि क्या बताऊं। राम वनवास के समय तो औरतें आँखों पर आंचल रखकर रोने ही लगी, यहाँ तक कि महंत जी की आंखें भी गीली हो गई। मतलब राम वनवास का जब उन्होंने अध्याय किया था, नाटक किया था, तो उस समय औरतें क्या करने लगी, अपनी जो साड़ी वगैरह होती है उसके आंचल में रखकर अपनी आँखों पर आंचल रखकर रोने लगी। यहाँ तक कि महंत जी की आंखें भी गीली हो गई, मतलब वो भी रोने लगी। रमेश, फिर क्या हुआ दादाजी? दादाजी बोले फिर कुछ नहीं, कहानी खत्म। रमेश, नहीं, ये तो अधूरी कहानी है, ये केवल। रीमा, सुनाइए ना दादाजी, कहानी तो सचमुच अधूरी है। फिर उन प्यारे बच्चों के परिवार पर दुख के बादल छा गए। परिवार का मालिक, बच्चों का पिता भगवान को प्यारा हो गया। मेहनत नहीं तो धन नहीं, अब कौन करे मेहनत। बेचारी माँ अकेली औरत क्या करे। बड़े लड़के को स्कूल से निकालकर खेती के काम में लगा दिया। धीरे धीरे घर की रौनक ही जाती रही। और छोटा लड़का रामू? रमेश ने पूछा कि छोटा लड़का रामू? तो दादाजी ने कहा सोच में डूबे हुए, जैसा कि होता है नियंत्रण के अभाव में आवारा निकल गया। मतलब जब नियंत्रण नहीं होता है बच्चों पर, मतलब बच्चों को जब हम अपने नियंत्रण में नहीं रखते हैं तो क्या होते हैं, बच्चे आवारा हो जाते हैं। मतलब उनको हम टोकते नहीं हैं, पढ़ने के लिए नहीं बोलते हैं, है ना, तो वो क्या हो जाते हैं, आवारा हो जाते हैं, बाहर घूमते रहते हैं। न पढ़ना लिखना, न काम, न धाम, चटोरा, झूठा और चोर बन गया। उम्र के साथ ही दुर्गुण भी आ गए, मतलब बुरे गुण आ गए, उसमें दोष आ गए, बढ़ते चले गए, और जवान होते होते वह पूरा शराबी बन गया। अच्छा दादाजी, वह सब कुछ भूल गया, यहाँ तक कि बड़ों का आदर और छोटों को प्यार करना भी भूल गया। गांव का जीवन पहले सा ही चलता रहा। किसे परवाह थी कि वह मुड़कर धूल में मिलते उस घर को देखे। मतलब उस घर को देखने वाला कोई भी नहीं था। गांव वालों को परवाह थी नहीं कि वो किस तरह से उस घर के सदस्य किस तरह से रह रहे हैं, या वहाँ का लड़का जो रामू, जिसने राम का पाठ किया था, राम बना था, वो किस तरह से अपने गुण भूल चुका है और उसमें इतने दोष आ गए हैं। किसी को परवाह नहीं थी गाँव वालों को। तो सब धूल में मिलते उस घर को देखे, किसको परवाह थी, संभाले। ऐसे ही दुख मुसीबत में उस परिवार ने कई साल काटे। एक बार फिर गांव में आ टिकी रामलीला मंडली के साथ एक दुर्घटना घटी। फिर क्या हुआ, ठीक सीता स्वयंवर के दिन रावण का पाठ करने वाला कलाकार मालिक से लड़कर भाग गया। बेचारा मंडली का मालिक परेशान। इसी परेशानी में वह घूम रहा था कि उसने एक जगह लोगों का जमघट देखा। वहाँ ताड़ी खाने का मालिक एक हट्टे कट्टे गंदे और डरावने जवान को पकड़कर मार रहा था। पता चला कि दुकानदार के पैसे बाकी है और वह आज ही मांग रहा है। मालिक ने लड़के को छुड़ाया, उसे अपने संग ले आया, समझाया बुझाया और इस बात पर राजी कर लिया कि वह उसकी मंडली में रावण का पाठ करे। उसे इस बात पर भी राजी कर लिया कि जब तक वह मंडली में है तो दारू शराब को हाथ भी नहीं लगाएगा, बदले में वह उसका उधार चुका देगा और ऊपर से भी पैसा दे देगा। फिर क्या हुआ, दादाजी बोले
रामलीला हुई, जमकर हुई। बिखरे लंबे उलझे बालों वाला और लाल डरावनी आँखों वाले रावण ने सबका ध्यान खींचा। देखते ही देखते दशहरा बीत गया। रावण अपनी सारी बुराइयों के साथ जल मरा। बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। फिर थोड़ी देर चुप्पी के बाद दादाजी बोले, मंडली अपना सामान समेटने लगी। इसी समय एक बड़ा मज़ेदार नाटक हुआ। रीमा, नाटक हुआ? बाहर कुछ शोर होता है, जैसे कोई जबरन अंदर आना चाहता है। हटो, मुझे जाने दो। महंत, अरे तुम आओ बेटा, बैठो। लड़का, मैं बैठने नहीं आया हूँ, न ही मैं आपका उपदेश सुनने आया हूँ। निकालो मेरे पैसे। 15 दिनों तक बंद करके रख दिया। महंत, अभी तो सवेरा ही हुआ है, क्या अभी से देखो तुम्हारी माँ। लड़का, बीच में ही दहाड़ कर, आपसे मतलब मैं कुछ भी करूं और वह बुढ़िया क्या मेरी शिकायत करने आई थी? मेरे सब पैसे दो और अभी दो। महंत, वह तो दूंगा ही। और सुनो, तुम्हारी माँ कोई शिकायत करने नहीं आई थी, वह तो तुम्हारी पूजा करती है, पूजा। लड़का जोर से हंसता है, मैं निखट्टू, मेरी पूजा करती है। महंत, अपने ठाकुर झांकी में राम की जो फोटो लगा रखी है दादी ने, जिसे वो छाती से लगाकर रोती है और बात करती है, वह तुम्हारी ही तो है। लड़का, मेरी फ़ोटो ठाकुर झांकी में? महंत, हाँ, 10-12 साल पहले मैं इसी गांव में आया था, तब तुम्ही ने राम का पाठ किया था, याद है? कितने अच्छे लड़के थे तुम। ये क्या हो गया तुम्हें? लड़का, तो वो आप ठाकुर झांकी में लगी फ़ोटो मेरी है? मेरी फ़ोटो को माँ? हाँ। महंत कहता, हाँ, मैं वही तुम्हारा महंत हूँ और वह फ़ोटो खिंचवा कर मैंने ही दी थी। लड़का, मैं सच कहता हूँ काका, मैं सब बुरी आदतें छोड़ना चाहता हूँ, मगर सोचता हूँ क्या फ़ायदा, कौन प्यार करेगा मुझे, किसे ज़रूरत है मेरी। चलिए, आज के लिए इतना ही बहुत है। इसके आगे का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, बाय बाय।